अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी कम्प्लेक्स या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग कंपाउंड दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के रेट इक्वेशन में जो रिएक्टिंग कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे उनके कोएफिशिएंट का सम एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो ये बेसिकली जस्ट हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती कि जिसको हम स्टाइकोमेट्रिक के क्वेश्चन से फाइंड कर सकें, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसके कोएफिशिएंट की वैल्यू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट हो सकती है। मूविंग नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आमतौर पर डिटर्मिन किस तरह से कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सी और डी को। तो ए और बी यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट हैं। तो द रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल ए के मल्टीप्लाई बाय बी रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल बी से। तो जो सम ऑफ पावर है ए और बी का जो सम होगा वो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी इंडिविजुअली। ओके, तो हम ए एंड बी को पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन भी कह सकते हैं। ए और बी की वैल्यू इंडिकेट करती हैं कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन किसी ख़ास कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव कितना सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन की रिएक्शन में अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन में और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में। इस रेट इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब ये है कि दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को डबल करूँगा तो हमारा रेट भी डबल हो जाएगा। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को ट्रिपल करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। इट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की। 2HI के मॉलिक्यूल्स H2 और एक I2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। इस रेट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एच आई रेज़्ड पावर 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूँगा तो हमारा रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा हमारे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था, तो रेट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव जो अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है सेंसिटिविटी कम है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम है। और दूसरी एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर मैं इसकी अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट डबल होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट 4 गुना ज़्यादा होगा। तो सेंसिटिविटी डिटरमिन करता है ए और बी। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी भी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द डिपेंडेंसी ऑफ द रेट इक्वेशन ऑन द स्टाइकोमीटर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इक्वेशन में हम देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ डिपेंड करता है, वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंडली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो, फ्रैक्शनल या कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया देता है कि आया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है या वो फास्ट होगा।
इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि आया कि वो रिएक्शन कम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है या वो कोई एक आम तौर पर जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड होता है वो रिएक्शन है। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन वगैरह, तो इनके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिटरमिन। तो इसकी ख़ास बात ये है कि हमारे पास चाहे कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो तो हम उसका भी ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके डिफरेंट इक्वेशंस को स्टडी करने के बाद अब हम चलते हैं इनके ऑर्डर को डिटरमिन करने के मेथड्स की तरफ। हम देखते हैं क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, तो अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंटीग्रेशन मेथड को, जिसको हम आम तौर पर हिट एंड ट्रायल के मेथड का भी नाम देते हैं। हम इसमें डिफरेंट वैल्यू ए, एक्स और टी की यूज़ करते हैं। ए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक्स यहाँ पर वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिन्होंने रिएक्ट कर लिया है, और टी हमारे पास टाइम है। तो किसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में इन पैरामीटर्स के ज़रिए, ठीक है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करते हुए हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो किसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ के विल डिटरमिन्ड एंड चेक्ड फॉर ऑल सेट ऑफ ए एक्स एंड के। तो हम बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए ए, एक्स और टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए के की वैल्यू को 1 बाई 1 डिटरमिन करते हैं। तो जिस इक्वेशन के साथ वो बेसिकली मैच हो तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। हाँ, हम वो इक्वेशन कमिंग स्लाइड में देखेंगे भी। तो अगर तो के की वैल्यू कांस्टेंट हो ए, एक्स और टी को चेंज करने के साथ बाद, तो द यू ऑफ द इक्वेशन गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो इक्वेशन के की वैल्यू कांस्टेंट प्रोवाइड करे तो वही इक्वेशन के ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि इफ़ ऑल द रिएक्टेंट्स आर एट द सेम मोलर कंसनट्रेशन, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसनट्रेशन सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। द काइनेटिक इक्वेशंस आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो के की इक्वेशन है वो ये वाली होगी। हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे टाइम टी के ऊपर और जितने मोल्स ने रिएक्शन कर लिया उसको, और हम ये देखेंगे कि आया के डिफरेंट पैरामीटर्स के बाद या डिफरेंट टाइम के ऊपर क्या के की वैल्यू कांस्टेंट आती है कि नहीं। अगर तो के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है हमारे पास तो वो रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें तो हम मूव करेंगे दूसरे इक्वेशन की तरफ, ठीक है। हम यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स का पुट करेंगे, तो अगर हमारे पास के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि वो जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर इसको भी वो सेटिस्फाई ना करें तो हम जाएंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक की तरफ, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और के की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तो हम कहेंगे कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक है। तो हमने देखा कि ये बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल का मेथड है जिसमें हम बेसिकली इंटीग्रेशन मेथड को या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है इनिशियल रेट मेथड, या जिसको हम ऑस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड का भी नाम देते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन। तो हमारे पास कोई रिएक्शन हो तो इसमें चाहे जितने मर्जी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हों, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ये रिएक्शन आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट पी को फॉर्म करते हैं। तो हम बेसिकली इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन को फाइंड करते हैं, ओके। और फाइंड करने का तरीका ये है कि हम जो नॉन कंसंट्रेशन है डिफरेंट रिएक्टेंट्स की उनको यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने के बाद द इनिशियल रेट ऑफ इक्वेशन रिएक्शन इफ डिटरमिन्ड बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हाइल अदर वर केप्ट कांस्टेंट। जैसा कि अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद हों
तो हम किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट को कांस्टेंट करते हैं और दूसरे रिएक्टेंट के अमाउंट को चेंज करते हैं, और हम उस एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव रिएक्शन का रेट या जो पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट इक्वेशन आएगी ये वाली, R इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए एक्स बी वाई और सी जी। यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं। जब हम तीनों को जमा करेंगे तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। तो पार्शियल ऑर्डर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम कुछ वैल्यूज़ को कांस्टेंट रखेंगे और एक वैल्यू का रिलेशन देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो चलिए इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि इफ़ बी एंड सी आर कांस्टेंट, बी और सी की कंसंट्रेशन को हम चेंज नहीं करते, देन फॉर द टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने से कंडीशन 1 के ऊपर जो आर नॉट है या जो इनिशियल रेट है वो के ए नॉट आएगा और इसका कोएफिशिएंट या पावर 1 होगी, और कंसंट्रेशन 2 के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसकी वैल्यू ये वाली आएगी। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर नॉट एट 1 ओवर आर नॉट एट 2 इज इक्वल टू ए नॉट 1 ओवर ए नॉट 2 और इसकी पावर होगी एन। एन यहाँ पर एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम कंसंट्रेशन एक रिस्पेक्टिव पार्शियल ऑर्डर फाइंड करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट इन फाइंडिंग द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन ए एंड बी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जब एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आई वो ये वाली हैं। सबसे पहले कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड की सी कांस्टेंट, बी और सी की कंसंट्रेशन को अगर हम कांस्टेंट रखें तो अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अगर हो 4 गुना ज़्यादा, इट मीन्स कि रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक रिस्पेक्टिव वो 2 है। इट मीन्स कि हमारा जो रेट इक्वेशन है वहाँ पर जो ए की कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर उसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने जब इसको डबल किया तो वो वैल्यू हमारी 4 गुना ज़्यादा हुई। इट मीन्स कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर 2 है, तो हमने एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर फाइंड कर लिया। सेकेंडली हमने देखा कि हमने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और सी को कांस्टेंट रखा। जब हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्टिव 1 है। ओके, तो जब हम ए और बी की ऑर्डर को फाइंड करने के बाद जब हम दोनों की अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं, जब हमने सी की अमाउंट को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इट मीन्स कि सी के रिस्पेक्टिव जो पार्शियल ऑर्डर है वो 0 है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सी के इंडिपेंडेंट है। तो तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं कि जो ओवरऑल रेट लॉ है वो के ए स्क्वायर बी 1 और सी नॉट के इक्वल है, और जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू 3 है। इट मीन्स कि हमने इनिशियल रेट मेथड के जरिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया जो कि 3 है। सेकंड मेथड को हम देखेंगे जो कि है ग्राफिकल मेथड। हम इस मेथड को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मौजूद हो। अगर हम log A का T के वर्सेस से ग्राफ को प्लॉट करें तो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर के की डिटेल में जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं वहाँ पर हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी। अगर हम 1/A को T के रिस्पेक्टिव प्लॉट करें तो वो अगर वो स्ट्रेट लाइन दे तो वो सेकंड ऑर्डर के काइनेटिक को फाइंड करेगा या फॉलो करेगा, और अगर हम 1/A² को T के रिस्पेक्टिव प्लॉट करें और अगर वो हमें स्ट्रेट लाइन दे तो वो बेसिकली एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो हम इन ग्राफ्स को देखते हुए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ए डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, इट मीन्स कि वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि वहाँ पर वो डिक्रीज़ होती है, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती बल्कि वो कर्व फॉर्म में आती है, लेकिन क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है
तो हम log a को फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में टाइम के साथ हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर log a का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आए तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर 1/a वर्सेस टाइम t एक स्ट्रेट लाइन आए तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर 1/a0 a स्क्वायर वर्सेस टाइम एक स्ट्रेट लाइन आए तो वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह मज़ीद हम देखते हैं कि जनरली फॉर रिएक्शन ऑफ द nth ऑर्डर द ग्राफ ऑफ 1/an-1 वर्सेस t मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 1/an-1 का जो ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्टिव वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। Here A is the concentration of reactant at time t। ओके, तो A0 यहाँ पर टाइम t के ऊपर कंसंट्रेशन है और A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल है और x जितने मोल्स ने रिएक्ट कर लिया है और A माइनस एक्स हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है। तो हम कुछ मज़ीद ग्राफ को भी देखते हैं। जब हम रेट को कंसंट्रेशन के साथ ड्रा करते हैं या प्लॉट करते हैं तो रेट चेंज नहीं होता। इट मीन्स कि वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर है वो बेसिकली वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो क्यूब है वो भी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होगा जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो हम बेसिकली डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो आइडिया है वो ले सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट मेथड है हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड को हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब कंसंट्रेशन की एक ही टर्म इन्वॉल्व होती है। तो जनरली हम देखें कि T1/2 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1-n। तो A यहाँ पर मेरे पास जो इनिशियल अमाउंट है वो ये वाली है, T1/2 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/an-1। ओके, यहाँ पर 1/n-1 इस वजह से आया है कि के ऊपर 1-n था, यहाँ पर n-1 है, तो इसके साइन को उल्ट करने की वजह से वो नेगेटिव हो गया और हम उसको डिनोमिनेटर में ले आए। जब हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1-na प्लस log k और log t 1/2 है। जब हम ये जो इक्वेशन है ये भी मैच करती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। ओके ओके, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, सॉरी, यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट है, m यहाँ पर हमारे पास ये वाला हो गया, x ये वाला है और y ये वाला है। तो जब हम log t का ग्राफ बनाते हैं a के साथ, ठीक है, इट मस्ट गिव ए स्ट्रेट लाइन क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ मैच करता है और इसकी जो स्लोप है वो वो 1-n है। तो वहाँ पर जो n है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो बेसिकली हम एक सिंपल ग्राफ के ज़रिए स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप के ज़रिए हम कुछ मज़ीद कैलकुलेशन को करते हुए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनिंग द स्लोप वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। नेक्स्ट अगर हम मज़ीद देखेंगे हाफ लाइफ मेथड में जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ है वो देखते हैं कि कंसंट्रेशन 1 के ऊपर जो हाफ लाइफ है वो इक्वेशन 1 होगी, कंसंट्रेशन 2 के ऊपर जो हाफ लाइफ है वो ये वाली होगी। जब दोनों को डिवाइड किया और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो n विल बी इक्वल टू 1 प्लस log t 1/2 माइनस log 1/2, ये कंडीशन 1 के ऊपर या 2 के ऊपर, डिवाइडेड बाई log a2 माइनस log a1। ओके, यहाँ पर जो स्मॉल ए और स्मॉल ए है ये बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन है। ओके, तो जब हम इन हाफ लाइफ को कंसंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो इनका ग्राफ जो है वो भी ज़ीरो ऑर्डर का एक स्ट्रेट लाइन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से, तो हाइट जो हाफ लाइफ है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में वो भी स्ट्रेट लाइन होगा और थर्ड ऑर्डर में भी वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो हम वो इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखी,
और दूसरा हम ये ग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसके ज़रिए हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम उसके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उसके इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट पी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इनके कोएफिशिएंट हैं। हम देख सकते हैं कि जिनका रेट की डिफरेंशियल फॉर्म है वो ये वाली है। ओके, इफ़ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज दे विल रिमेन एट दैट रेशियो थ्रू आउट द रिएक्शन। तो आइडियली हम देखते हैं कि अगर तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट वहाँ पर मौजूद होगी तो टाइम के साथ, ठीक है, उनकी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो इक्वली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके उनकी अमाउंट इक्वली कम हो रही है। तो लिहाजा किसी भी रिएक्टेंट ए और बी के लिए जो बीटा और अल्फा की रेशियो है, जो कि बेसिकली इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो इक्वल होगी उनकी कंसंट्रेशन की रेशियो के। तो हम मज़ीद देखते हैं कि दो रेट इक्वेशन है, हम उसको सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं कि रेट इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए मल्टीप्लाई बाई बीटा और अल्फ़ा सी ए बी। तो बेसिकली हमने जो लास्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके सी बी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट की। ओके, तो बीटा और अल्फ़ा को हमने यहाँ से बाहर ले आए और सी ए सी प्लस बी, तो हम दोनों को कंबाइन करके इसके जो कोएफिशिएंट है वो उसको प्लस करते हैं। तो इनका जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को की वैल्यू को हमें देता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हम के स्लैश को या के डैश को इक्वल लगते हैं के बीटा ओवर अल्फ़ा के, यहाँ पर ये वाली, और सी ए प्लस बी ओवर ए को हम सी एन ओवर ए का नाम देते हैं। तो ये नई क्वेश्चन हमारे पास ये वाली आएगी। ये बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट टाइम 0 से लेकर टी तक होगी। तो जब टाइम 0 से लेकर टी तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टाइम 0 के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन सी ए नॉट है और टाइम टी के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन है सी ए। तो इन कॉन्स्ट्रेंट के बीच में जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो ये वाली आएगी। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको आप सिंपल डिफरेंट स्टेप्स में हम इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन के फॉर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन है वो ये वाली है। ओके, ये किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है कि हम किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या जो रेट कांस्टेंट वगैरह है या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हम इस इक्वेशन के जरिए इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करें, क्योंकि हमने हाफ लाइफ को फाइंड करना है, तो T इज इक्वल टू सी 1 माइनस एन ओवर ए, और इसी इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए तो हम अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये इक्वेशन इसमें चेंज होगी। तो बेसिक क्वेश्चन ये क्या बताती है कि अगर हमें हाफ लाइफ मालूम हो तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं, या हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन की हाफ लाइफ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टू वे प्रोसीजर है। हम हाफ लाइफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से किसी कंपोनेंट की हाफ लाइफ को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमें उसकी जो रेट कांस्टेंट है वो मालूम हो। इसके साथ ही हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस कम्प्रीहेंसिव लेक्चर में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और एक कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है उसको फाइंड कर लिया होगा, ठीक है, और आप उसका जो कंप्लीट कंसेप्ट है उसको डिफरेंट एंगल से समझ भी चुके होंगे। तो सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।